Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd December 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. So before I start the first topic of the day, I want to make an announcement कि जो वेदा पोर्टल पे वॉइस बेस्ड आंसर चेकिंग हमने शुरू किया था वो 50 डेज का ही प्रोग्राम था. सो इट विल एंड टुमारो ऑन 23rd दिसंबर. तो कल तक आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, कल तक के प्रश्नों का, और उसको चेक करके अगले 5-6 दिनों में हम लोग दे देंगे. और फिर से हम लोग जो पुराना हमारा चेकिंग सिस्टम था, PDF बेस्ड चेकिंग सिस्टम फॉर SPM स्टूडेंट्स, उस पर लौटाएंगे. तो 50 डेज का प्रोग्राम अभी के लिए रोक रहे हैं. अब हम लोग कुछ दिनों बाद फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे एंड देन अगेन ड्यूरिंग मेंस टाइम वापस से हम लोग ये वॉइस चेकिंग पोर्टल स्टार्ट करेंगे. चलिए अब आज का पहला टॉपिक लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो पिछले साल भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जिसका लक्ष्य है टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बाय 2030. तो लास्ट ईयर जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके 1 साल पूरे होने के ओकेजन पे इस साल फिर से भारत सरकार ने 100 डेज का अवेयरनेस ड्राइव कैंपेन शुरू किया है. तो हर साल ही इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन अब चलाए जाएंगे ताकि जो लक्ष्य रखा है भारत ने 2030 तक चाइल्ड मैरिज को खत्म कर देने का, उसको हासिल किया जा सके. चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो ब्रॉडली एम्फेसाइज करता है ऑन जेंडर इक्वालिटी, उसके अंदर कई सारे टारगेट्स हैं. उसमें से टारगेट नंबर 5.3 एम्स एट एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज एज वेल एज अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस. सिर्फ चाइल्ड मैरिज ही नहीं, बहुत अर्ली मैरिज जैसे कि 19-20 साल की उम्र में भी मैरिजेस से होता क्या है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. उसके अलावा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है विमेन की. तो ये जो SDG टारगेट नंबर 5.3 है, इट एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज एज वेल एज अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस. भारत के अंदर अगर चाइल्ड मैरिजेस की बात की जाए तो पिछले 15-20 सालों में हमें एक यूनिक सा ट्रेंड देखने को मिला है. साल 2005-6 में आज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3, चाइल्ड मैरिजेस लगभग 47.4% के आसपास होते थे. यानी कि आउट ऑफ ऑल द मैरिजेस लगभग 47% चाइल्ड मैरिजेस थे. और उसमें स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला 10 सालों में. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 में वो जो चाइल्ड मैरिज का प्रिवेलेंस है वो 47% से घट करके 26.8% पे आ गया. लेकिन उसके बाद से जो डिक्लाइन है वो काफ़ी जेंटल है, यानी कि अब बहुत फास्ट डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के हिसाब से 26.8% मैरिजेस चाइल्ड मैरिजेस के फॉर्म में हुई, और वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में घट करके सिर्फ 23.3% ही हो पाया. दैट मीन्स फर्स्ट a sharp decline was witnessed in child marriages, and since then the momentum in reduction of child marriages have slowed down. उसके अलावा रीजनल वेरिएशन भी बहुत देखने को मिल रहा है भारत में. कुछ ऐसे सर्टेन पॉकेट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा रेट्स पे हो रहे हैं. उसमें आगे है वेस्ट बंगाल, 42% मैरिजेस वहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिजेस के फॉर्म में होते हैं. बिहार 40%, त्रिपुरा 39%, जबकि वहीं कुछ ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस के केसेस बहुत कम हैं, जैसे लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड. असम की बात की जाए तो असम में भी चाइल्ड मैरिजेस के प्रेवलेंस थोड़े ज़्यादा हैं, ऑन द हायर साइड हैं, एंड इट वाज 31.8% एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5. यानी कि जो नेशनल एवरेज है चाइल्ड मैरिज का उससे ज़्यादा है असम के अंदर चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज. आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉकेट है भारत का, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न,
इस पॉकेट में चाइल्ड मैरिजेस के केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल का तो एक पर्टिकुलर पॉकेट है, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अब भारत सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए? तो जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, द प्रिंसिपल लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसके हिसाब से द लीगल एज फॉर मैरिज इज 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर वुमेन। एंड अगर इस प्रोविजन को वायलेट करता हुआ कोई इंसान पाया जाता है, यानी कि पेरेंट्स अगर बच्चों की शादी जल्दी करवाते हैं, तो उनके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल केस रजिस्टर हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें एक अक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें बेल सिर्फ कोर्ट दे सकता है, आपको बिना कोर्ट के परमिशन के बेल नहीं मिल सकता। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब ये नहीं कि बेल मिल ही नहीं सकता, लेकिन नाउ द बेल इज नॉट योर राइट, इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू अलाउ और डिनाई यू अ बेल इफ यू आर अक्यूज्ड अंडर एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सीरियस ऑफेंसेस को जनरली नॉन बेलेबल कैटेगरी में रखा जाता है। तो दैट मीन्स दिस लॉ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पुट्स चाइल्ड मैरिज अंडर सीरियस ऑफेंस केस। चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो जो पॉकेट्स हैं, जिन एरियाज में चाइल्ड मैरिजेस के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे वो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करें टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस। साथ ही साथ हमने देखा कि लास्ट ईयर भारत सरकार लेकर के आई बाल विवाह मुक्त भारत अभियान विद द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिजेस फ्रॉम इंडिया बाय 2030। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली चाइल्ड मैरिजेस को कर्ब करने के लिए कुछ कैंपेन्स भारत सरकार ने लॉन्च किए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। यहाँ पे गर्ल्स एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, तो इससे चाइल्ड मैरिजेस के केसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का सीधा सीधा को रिलेशन है पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, जब ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि अब और आगे कोई काम तो बचा नहीं है इनका, इनकी शादी करा देते हैं। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड गर्ल्स ड्रॉप आउट प्लस डाउरी रिलेटेड इश्यूज। डाउरी के कारण होता क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि गर्ल चाइल्ड इज अ बर्डन, और ये बर्डन जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, और यंगर एज में शादी करा देने से डाउरी भी कम देना पड़ता है। ये कुछ सोशल रियलिटीज़ हैं भारत की, जिस कारण से चाइल्ड मैरिजेस देखने को मिलता है। तो अगर बच्चियों को पढ़ाया जाए, उनको लाइबिलिटी के बजाय उनको परिवार का एक असेट बनाया जाए, तो फिर नेचुरली चाइल्ड मैरिजेस के केसेस जो हैं वो कम होंगे। इसी आइडिया से गाइडेड होकर के भारत सरकार कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के आई है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत गर्ल चाइल्ड के नाम पे अगर कोई स्मॉल सेविंग अकाउंट खोला जाता है तो उसमें हायर इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, भारत सरकार हायर रिटर्न देती है। लेकिन हाँ, कंडीशन यही है कि इसका पैसा जो है आप जब बेटी 18 साल की होगी तब मैक्सिमम 50% विड्रॉ कर सकते हैं, और जब 21 साल की होगी तब जाकर के आप पूरा पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और 18 साल से पहले आप अगर पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 18 साल के बाद भी पैसा आप तभी विड्रॉ कर पाएंगे अगर बेटी अनमैरिड है। 18 साल से पहले आपने बेटी की शादी कर दी और फिर उसके आप बाद में 18 साल के बाद आप पैसा निकालने जाओगे, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो सरल भाषा में कहें तो सुकन्या समृद्धि योजना एक तरीके से इंसेंटिवाइज करता है लोगों को कि बेटियों को आप 18 साल तक कम से कम पढ़ाएं, इनफैक्ट 21 साल तक पढ़ाएं, क्योंकि पूरा पैसा 100% पैसा तो 21 साल तक ही निकलेगा। हाँ, 50% तक आप 18 साल तक निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स हैं जो इनडायरेक्टली समाज के लोगों को नज कर रहा है कि आप बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को फाइनेंशियली कैपेबल बनाएं। भारत सरकार ने 2021 में एक और बिल रखा था, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंतर्गत लक्ष्य ये था, प्रोविजन ये था कि इवन विमेन के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज को बढ़ा करके 21 कर दिया जाए एट पार विथ मेन। बट बाद में इसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ भारत सरकार का कि अभी 18 साल का जो कंडीशन है वही कई सारे केसेस में कई सारे जगहों पे वायलेट हो रहा है। अभी कम से कम 25% चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं इवन व्हेन द डेफिनेशन इज 18 ईयर्स फॉर
गर्ल चाइल्ड, 18 साल से कम की उम्र की बच्चियों को ही चाइल्ड कहा जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। तब तो इतने सारे केसेस हैं चाइल्ड मैरिजेस के। इफ यू टेक द लिमिट हाइयर देन तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस विल बी क्वाइट हाई इन इंडिया। तो पहले 18 वाले कंडीशन को ही फॉलो करते हुए हम लोग चाइल्ड मैरिजेस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ये बात हुई। और इस कारण से फिर ये बिल जो सरकार लेकर के आई थी वो लैप्स हो गया। जब पिछली बार लोकसभा 2024 में डिसॉल्व की गई फॉर फ्रेश इलेक्शन, देन दिस बिल ऑल्सो गॉट लैप्स्ड। लेकिन हाँ, भारत सरकार ये चाहती जरूर है कि इन लॉन्ग रन मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स को भी बढ़ा करके 21 कर दिया जाए एट पार विथ मेन। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं चाइल्ड मैरिजेस को टैकल करने के लिए, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर कन्याश्री स्कीम, जिसमें एनुअल सपोर्ट दिया जाता है गर्ल्स को बिटवीन एज 13 टू 18, ताकि वो पढ़ाई कर सकें, हायर एजुकेशन कर सकें और अपने मैरिज को डिले कर पाए। असम सरकार ने भी ऐसी इनिशिएटिव लाई है, असम मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। इसके अंतर्गत अनमैरिड गर्ल स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन हायर सेकेंडरी या डिग्री फर्स्ट ईयर या पीजी फर्स्ट ईयर फॉर हायर एजुकेशन, उनको मॉनेटरी सपोर्ट देती है असम सरकार। तो इसमें कंडीशन यही है कि आपको हायर एजुकेशन करने के लिए मॉनेटरी सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप अनमैरिड होंगे। तो इस कारण से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये इनिशिएटिव जो मॉनेटरी इंसेंटिव देकर के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, नज कर रहे हैं, ताकि वो अपनी बेटियों को हायर एजुकेशन के तरफ भेजें, प्लस अर्ली मैरिजेस को प्रिवेंट किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड रीजनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू परसिस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिजेस क्या है, ब्रीफली बता दें आप। कानूनी तौर पे क्या डेफिनेशन है, क्या डेटा है चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड। फिर आप रीजनल इम्बैलेंसेस भी बता दें, वेरिएंस भी बता दें विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड मैरिज की। कुछ पॉकेट्स में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह से डायग्राम बना करके आप बता सकते हैं। फिर कारण बताएं चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड। पॉवर्टी है, वेयर वीमेन और गर्ल चाइल्ड आर सीन एज अ फाइनेंशियल बर्डन बाय द फैमिली एंड दे वांट टू रिलीव देमसेल्फ फ्रॉम दिस बर्डन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये सब कुछ कारण बताएं जिनको हमने डिस्कस किया है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताएं और फिर कंक्लूजन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, इसको बस अर्ली मैरिज से रिलेट करके ना देखा जाए। ये एक सोशल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, और इस कारण से इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी मल्टी प्रॉन्ग्ड होना चाहिए। समाज में अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन, गर्ल चाइल्ड, ये सब प्रमोट करना होगा। सिर्फ कानून बनाने से चाइल्ड मैरिजेज की समस्या खत्म नहीं होने वाली। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया being number 1 on doping list, country number 1 on doping list. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important for our syllabus GS paper 4 ethics and integrity. डोपिंग क्या होता है पहले वो समझते हैं। डोपिंग is defined as intentionally taking prohibited drugs or using banned techniques to gain an unfair advantage in sports. स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप कुछ इस तरीके की प्रतिबंधित दवाइयां लेते हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाए, तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग इज डिफाइंड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हर साल जारी करता है लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज एंड मेथड्स दैट मस्ट बी अवॉइडेड, दैट आर प्रोहिबिटेड इन स्पोर्ट्स। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये लिस्ट तैयार करता है हर साल। लगभग वही लिस्ट रहती है, उसमें कुछ नए मेडिसिन वगैरह ऐड करता है अगर उसको जरूरत लगती है। तो ये जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसको बनाया गया था 1999 में बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। 1998 में साइकिलिंग इंटरनेशनल कंपटीशन में बहुत सारे डोपिंग के केसेस सामने आए थे, और उस फियास्को के बाद फिर सीरियस अटेम्प्ट्स लिए गए वर्ल्ड वाइड ताकि स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग एक्टिविटी को रोका जा सके। और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने, IOC ने, ये एजेंसी बनाई, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। 2005 में यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है,
यूनेस्को प्लेटफॉर्म पे जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके एक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कन्वेंशन, दोनों एक ही बात है, वो एग्री किया। उसका नाम है यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, और शॉर्ट में कहा जाए तो एंटी डोपिंग कन्वेंशन यूनेस्को पे अग्री किया गया। और इस एंटी डोपिंग कन्वेंशन के हिसाब से भी वाडा को, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को रिकॉग्नाइज किया गया एज एन अथॉरिटी टू स्टॉप डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो पॉइंट ये है कि वाडा वाज क्रिएटेड in 1999 itself, but in 2005 under an international convention WADA was again given recognition as a premier institute to prevent doping in sports। फिर भारत के अंदर इसी लाइन पे एक एजेंसी बनाई गई, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा तो वैसे बना दिया गया था 2005 में ही, लेकिन 2022 में एक कानून ला करके, नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 ला करके नाडा को दिया गया है स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जिसका काम है डोपिंग को प्रिवेंट करना इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये एक रेगुलेटर है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत के अंदर स्टैट्यूटरी बेसिस पे, और जिस कानून की मदद से बनाया गया है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट ऑफ 2022। अब कंसर्न पे आते हैं। करंट कंसर्न ये है कि भारत के अंदर डोपिंग के केसेस सबसे ज़्यादा पाए गए हैं बाई वाडा, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 3 साल से लगातार इंडिया इज टॉपिंग दिस लिस्ट। और ऐसा नहीं है कि हम बस नंबर 1 पे हैं, दूसरे देशों को पीछे किए हुए हैं और हमारे देश में ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है या डोपिंग हो रहा है स्पोर्ट्स में, बस इतना नहीं है। खबर ये है कि हमारे देश में जो केसेस हैं डोपिंग के, वो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर पॉजिटिविटी रेट है 3.6%, यानी कि जितने भी टेस्ट किए जाते हैं उसमें से 3.6% केसेस में डोपिंग पाया जाता है, विच इज 18 टाइम्स हाइयर दैन द प्रेवलेंस ऑफ डोपिंग फाउंड इन चाइना, दैट देयर इट इज ओनली 0.2%। और ऐसा नहीं है कि भारत में टेस्ट ज़्यादा कराए जा रहे हैं। जब ये सब समस्याएं सामने आई तो नाडा ने कहा कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे डोपिंग के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं कि भारत बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, चाइना हमारे मुकाबले 3 गुना ज़्यादा टेस्ट करता है, और उसके यहाँ पे जो डोपिंग के केसेस हैं हमारे मुकाबले 18 टाइम्स कम है। और हम लोग टेस्ट कम करते हैं, और जितना करते हैं उसमें भी हमारे यहाँ पे डोपिंग के अंदर पॉजिटिव केसेस के रेट्स ज़्यादा हैं, और 3 साल से हम टॉप पे बने हुए हैं बाय फार मार्जिन। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग के केसेस ज़्यादा क्यों देखे जा रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी खुल जाती हैं। सरकार ने स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं इफ़ दे एक्सेल इन स्पोर्ट्स। अब ये गवर्नमेंट जॉब्स की जो डिमांड है, इस कारण से देयर इज अ टेंडेंसी टू टेक वट एवर मीन्स इट रिक्वायर्स in order to perform well in the sports and through sports quota get a government job। ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है बिहाइंड राइजिंग केसेस ऑफ डोपिंग। भारत के अंदर ये जो मेडल एट एनी कॉस्ट वाली मेंटेलिटी है वो बढ़ते जा रही है, और इसके पीछे एक कारण है, इसको लिंक कर दिया गया है स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट जॉब के साथ। अब इसको अगर ध्यान से आप डीपर प्रॉब्लम देखें तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये पॉवर्टी की समस्या से भी रिलेटेड है, lack of economic opportunities for youngsters, lack of employability, skill development उससे भी रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स एक जरिया दिख रहा है यंगस्टर्स को अपने लिए एक स्टेबल करियर बनाने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का, और उसमें दे आर बीइंग डेस्परेट एंड आर फॉलोइंग मेडल एट एनी कॉस्ट मेंटालिटी। एथिक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाए इस तरह के इशूज़ का? एथिक्स में आपसे केस स्टडीज़ में पूछा जा सकता है कि चीटिंग इन स्पोर्ट्स लाइक डोपिंग, इसके ऊपर केस स्टडी दिया जा सकता है कि हाउ मच इट इज जस्टिफाइड। यू हैव टू रिजेक्ट एनी सच एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ वन आर्गुमेंट। वैसे तो कई सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं डोपिंग या किसी भी तरीके के चीटिंग इन स्पोर्ट्स के अगेंस्ट, बट एक सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होगा कि स्पोर्ट्स का मकसद ही होता है कि वो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करे। स्पोर्ट्स के अंदर विनिंग एट एनी कॉस्ट
की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में आप बेसिकली डिस्प्ले करते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कि एक इंसान क्या क्या कर सकता है। वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली बॉल को बड़े आराम से खेल सकता है और इस तरीके से, इस प्रिसीजन से खेल सकता है कि बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाए। वो इतनी रफ्तार से दौड़ सकता है। तो इंसानों को मोटिवेट करने के लिए, इन जनरल ह्यूमन सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए स्पोर्ट्स बनाया गया ताकि ह्यूमन पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट को हम एक्सप्लोर करें और इससे समाज और ज़्यादा बेहतर हो, फिट हो। साथ ही साथ डिसिप्लिन को इनकलकेट करने के लिए बनाया गया है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द इंट्रिंसिक deontological values of sports, we are now focusing more and more on instrumental and teleological value of sports, and that is becoming a cause of concern, leading to problems like cheating and doping in sports. ये सब आपको एथिक्स में लिखना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एंड GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। देखिए, कुछ बेसिक बातें समझते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से रिलेटेड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है GEM पोर्टल। तो GEM पोर्टल 2016 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने। उसके पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई एक सरकारी ऑफिस है, इस सरकारी ऑफिस में कुछ सामान प्रोक्योर करना है, जैसे नोटबुक्स, राइटिंग बुक्स, पेन, ये सब प्रोक्योर किया जाना है, पेपर प्रोक्योर किया जाना है ताकि ऑफिशियल वर्क चलता रहे। पेपर खरीदना है इस ऑफिस के लिए, पेन खरीदना है अपने स्टाफ के लिए, चेयर खरीदना है, टेबल खरीदना है, कबर्ड खरीदना है। तो ये सब पहले कैसे होता था कि जो ऑफिस के जो सीनियर बॉस हैं वो वेंडर्स को बुलाते थे कि हाँ यार ये सब चेयर चाहिए, 20 चेयर भेजवा देना, 500 पेन भेजवा देना। तो वो अपने हिसाब से वेंडर को चुनते थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे। अब इसमें करप्शन का बहुत सारा स्कोप रह जाता था। मान लीजिए जो चेयर 10 रुपए की है या 10 चेयर है, मान लीजिए जो चेयर 1000 रुपए की होनी चाहिए, वो वेंडर पहले ही 2000 का प्राइस कर देता था, ओवर प्राइस कर देता था। और ये इन बॉस को, बड़ा बाबू को पता भी होता था। ये कह देते थे वेंडर को कि ठीक है यार, तुम 1000 की चेयर 2000 में बेचो, अल्टीमेटली पैसा तो सरकार का ही जाना है, लेकिन उसमें से 800 रुपये मुझे दे देना पर चेयर। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है किकबैक। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी प्राइवेट एंटिटी को और उसके बदले में आप कुछ बेनिफिट खुद के लिए लेते हैं, मिसयूजिंग योर अथॉरिटी इन गवर्नमेंट, तो इसको कहा जाता है किकबैक। तो पहले खूब सारी संभावनाएं, स्कोप थी करप्शन की, किकबैक की। शॉपकीपर वुड पे ब्राइब, करप्शन, किकबैक जो कहना है कहिए। तो पहले ये सब समस्याएं बहुत थी। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो हायर प्राइस पे किया जाता था एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, और उसमें खूब सारा करप्शन या किकबैक की संभावनाएं रहती थी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, अल्टीमेटली ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्स हो रहा था और करप्शन को प्रमोशन मिल रहा था इनडायरेक्टली, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार लेकर के आई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, GEM पोर्टल, लॉन्च्ड इन 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके अंतर्गत अब क्या होता है कि इस गवर्नमेंट ऑफिस के लिए अब मान लीजिए चेयर प्रोक्योर करना है, पेपर प्रोक्योर करना है, पेन प्रोक्योर करना है, तो अब कोई इंसान इंडिविजुअली फैसले नहीं लेगा, चाहे वो कोई भी हो, ऑफिस का कितना भी बड़ा बॉस हो, वो फैसले नहीं लेगा। अब इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए ऑनलाइन टेंडर फ्लोट किया जाएगा, जिसमें सारे वेंडर्स देख पाएंगे कि एक नया टेंडर आया है इस गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, इतनी चेयर चाहिए, इतना पेन चाहिए, इतना पेपर चाहिए। तो अब जब टेंडर आएगा कि इतना सब कुछ इस गवर्नमेंट ऑफिस को चाहिए, तो अब अलग अलग जो बिडर्स हैं जो ये सब सप्लाई कर सकते हैं, वो अपना बिड सबमिट करेंगे, और जो इसमें सबसे सस्ता बिड देगा, यानी कि जो सबसे कम दामों पे अपना सामान बेचने के लिए रेडी होगा, उसको वो बिड मिल जाएगा डिजिटल तरीके से। तो सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया विथ हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। इसमें रिवर्स बिडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, रिवर्स ऑक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, यानी कि जिसने सबसे सस्ते दामों पे, बेस्ट प्राइस, सस्ता से सस्ता जिसने ऑफर दिया कि हम इस दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचने को तैयार हैं। किसी ने कहा कि हम 2000 में एक चेयर देंगे, किसी ने कहा हम 1800 में देंगे, किसी ने कहा 1600 में देंगे, किसी ने कहा 1000 रुपये में देंगे। जो सबसे कम दामों में बेस्ट प्राइस ऑफर करेगा उसको
ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की मदद से जो ह्यूमन इंटरफेस है इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट उसको रिमूव कर दिया गया है। सब कुछ डिजिटलाइज तरीके से किया जाता है, फेसलेस तरीके से, इसलिए द स्कोप ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, किकबैक हैज बीन एलिमिनेटेड। अब ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बिडिंग होती है वो दो तरीके से होती है, टू वेज ऑफ बिडिंग। एक है रिवर्स ऑक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। रिवर्स ऑक्शन के बारे में हमने देखा, जब सरकारी ऑफिस के लिए कोई सामान खरीदना होता है तो उस टाइम में रिवर्स ऑक्शन किया जाता है, जिसमें जो सेलर्स हैं वो अपना बेस्ट प्राइस देते हैं, जो सबसे सस्ता बढ़िया प्रोडक्ट देगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। एक होता है फॉरवर्ड ऑक्शन। फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज सेलर एंड प्राइवेट एंटिटीज आर बायर। फॉर एग्जाम्पल, ये सरकारी ऑफिस है, इसमें चेयर्स पुराने हो गए हैं, टेबल पुराना हो गया, इसको रिप्लेस करना है। तो अब ये चेयर टेबल को डिस्पोज करने के लिए भी इसको किसी न किसी को तो बेचना होगा ना, इवन एट स्क्रैप प्राइस, लेकिन बेचना तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा। तो व्हेन गवर्नमेंट ऑफिसेज एजेंसीज हैव टू सेल सम स्क्रैप मटेरियल, कन्फिस्केटेड गुड्स, सरकार ने कुछ सामान पकड़ा इलीगल तरीके से, एक्साइज टैक्स नहीं, एक्साइज ड्यूटी नहीं भरा था उसने, तो जब्त कर लिया गया। अब एक्साइज डिपार्टमेंट के पास कुछ कन्फिस्केटेड सामान है, उसको वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड ऑक्शन में जीएम पोर्टल पे बेच देते हैं। तो फॉरवर्ड ऑक्शन में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेलर है और बाकी जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो बायर है। इसको फॉरवर्ड ऑक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, ज्यादा प्राइस ऑफर करता है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। करंट न्यूज, ये फॉरवर्ड ऑक्शन ऑफ जीएम पोर्टल से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने डेटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि 4 सालों में, दिसंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2025 तक के बीच में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल 2200 करोड़ का किया गया है। मतलब सरकारी ऑफिसेज के जो स्क्रैप मटेरियल्स हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनको फॉरवर्ड ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बेच करके सरकार ने 2200 करोड़ रुपए रेज किए हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जियो पारसी स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पारसीज आर वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। पारसीज की पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी। 1941 में उस समय के सेंसस के हिसाब से भारत में 1,10,000 पारसियों के आसपास थे। 2011 के सेंसस में इनकी संख्या घट करके 58,000 हो गई। तो लगातार पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के कारण फिर भारत सरकार ने 2013 में लॉन्च किया, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जियो पारसी स्कीम। इसके अंतर्गत पारसी फैमिली को कैश असिस्टेंस दिया जाता है, पारसी कपल्स को, इफ दे आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन। तो अगर वो बच्चे पैदा करेंगे तो पारसी कम्युनिटी को इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, कैश असिस्टेंस दिया जाता है अंडर जियो पारसी स्कीम। इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ नज पॉलिसी टू it is an example of incentivized policy to ensure that Parsis population stagnates or increase over a period of time. This Geo Parsi scheme is applicable for all the couples irrespective of their financial status. ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरह से इसका खर्च भारत सरकार उठाती है। पारसीज की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि पारसी जनरली डू नॉट वांट टू गेट मैरिड। उनके अंदर जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है, खासकर यूथ स्पेशली विमेन के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा है। मेनी ऑफ देम सी मैरिज एज अ लिमिटेशन ऑन देयर ऑटोनॉमी, एंड दैट इज वाई दे डोंट वांट टू एंटर इनटू मैरिज, एंड इवन इफ दे गेट मैरिड, मोस्ट ऑफ देम वांट टू रिमेन चाइल्ड फ्री, बिकॉज दे बिलीव कि उनको अपने एल्डरली पॉपुलेशन का भी ध्यान देना है, माता पिता का ध्यान देना है, तो उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और इस कारण से दे डिसाइड मेनी ऑफ देम टू रिमेन चाइल्ड फ्री, जिस कारण से पारसियों की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। जो लास्ट सेंसस जिसका डाटा हमारे पास है वो आपने ऑलरेडी देखा, पॉपुलेशन घट करके 58,000 हो गई है। तो इस कारण से ये जियो पारसी स्कीम लाया गया। अब करंट रिपोर्ट ये है, एक एजेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, इसके हिसाब से अब पारसीज की पॉपुलेशन अच्छी खासी स्टैगनेट हो गई है और जियो पारसी स्कीम हैज़ बिन क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन अब पारसियों की जनसंख्या है कितनी एग्जैक्टली वो तो नेक्स्ट सेंसस के बाद पता चलेगा, बट दिस
Study has said that Geo-Parsi scheme has been quite successful in stagnating and helping in steady improvement in Parsi population in India. टॉपिक बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ट्रैक 1, ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही हैं. शांति बिल से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट यहां जाकर के गलत हो जाता है. जब वो कहता है कि एक्सीडेड, अगर जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी का जो कैप है ऑन ऑपरेटर, उससे ज़्यादा अगर डैमेज होता है तो इट विल बी ऑन द मैन्युफैक्चरर. बट ये गलत है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है एज पर शांति बिल. तो यहाँ जाकर के सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. गोल्डर स्कीम से रिलेटेड तो सीधा प्रश्न था. अगेन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. और जो इमिग्रेशन एक्सपल्सन ऑफ असम एक्ट 1950 वाला सवाल था. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.